अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हेयर फॉल या हेयर लॉस। और हेयर फॉल तो ऐसा प्रॉब्लम है जो कि कॉमन है, हर एक के साथ है। और जो है हेयर्स तो हमारी खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। हेयर फॉल, हेयर लॉस, बालों का गिरना, कम होना या बालों का झड़ना, बालों से हमारा एक इमोशनल रिलेशन होता है। बाल हमारी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मेल हो या फीमेल, दोनों बालों के गिरने की वजह से आजकल बहुत परेशान हैं। अगर दिन भर में 50 से 100 बाल गिरते हैं तो ये एक नॉर्मल है, इतना तो हमें फील भी नहीं होता। लेकिन अगर बिलफर्ज कॉम करते हुए, शैम्पू करते हुए, या अगर हम बालों को हाथ लगाएं तो हाथ में बाल आ रहे हैं, तकिए पे आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि सीवियर हेयर फॉल है। आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? हाँ, इट मीन्स कि ये सीवियर हेयर फॉल है। यहाँ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। नॉर्मल जो है वो तो खैर उसमें इतना हमें फील भी नहीं हो रहा, वो तो ईजी है बिल्कुल। अगर हम सीवियर हेयर फॉल की तरफ जा रहे हैं और अगर हम इसे यहाँ नहीं रोकेंगे तो ये हेयर फॉल बढ़ते बढ़ते आगे गंजपन का शिकार हो जाएंगे। हमारे जो हेयर्स हैं वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। जो हमें हेयर का ऊपर का हिस्सा नज़र आता है, ये ऊपर स्कैल्प पे ऊपर जो बालों का हिस्सा नज़र आता है, इसको हेयर शिफ्ट कहा जाता है। इससे नीचे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, फिर उसके बाद हेयर फॉलिकल्स हैं, फिर हेयर बल्ब है, फिर हेयर ट्यूलिप है। हेयर बल्ब जो है वो हमें न्यूट्रिशन, हमारे हेयर को सप्लाई कर रहा होता है। ब्लड सर्कुलेशन है, न्यूट्रिशन है, वो हमारे हेयर को सप्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर हेल्दी होता है। हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, ये एक साइकिल चल रहा होता है। इसका एक नॉर्मल ड्यूरेशन है। अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ जाए, यानी कि ये ड्यूरेशन बढ़ने से क्या होगा कि हेयर फॉल होगा, यानी लेकिन हेयर ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम है, यहाँ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब देखते हैं क्या है इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी सबसे मेन वजह है। आजकल हमारा खाना पीना कैसा है, इस पर सब लोग देख रहे हैं कि हम वो प्रॉपर फूड नहीं लेते, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, जिसकी वजह से ना तो हमारी अपनी हेल्थ जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, हेयर तो होते ही होते डिस्टर्ब, क्योंकि हेयर को भी एक हेल्दी न्यूट्रिशन की नीड होती है। इसके बाद आ जाते हैं आप फिज़िकल डिस्ट्रेस है, फिज़िकल स्ट्रेस की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। इमोशनल स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। हार्मोनल चेंजेस हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। मेडिसिन्स की वजह से भी हेयर फॉल है। इसके अलावा डैंड्रफ है, खारे पानी का इस्तेमाल है, एज फैक्टर भी है। और जो है अगर हम स्कैल्प को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते तो भी हेयर फॉल होता है। डिजीज़ बाज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नॉर्मल हैं लेकिन हम उनकी फील नहीं करते, हमें मालूम नहीं होता। जैसे अगर शैम्पू का अगर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हेयर फॉल होगा, ऑयलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो भी हेयर फॉल होगा। तो आपने उस चीज़ को भी एक प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर वे में करना है, एक तरीक़ेकार है, एक मेथड है। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की तरफ। हमारी हेयर हेल्थ के लिए बार न्यूट्रिशन की अगर डिफिशिएंसी आ जाए हमारी बॉडी में तो हेयर हेल्थ डिस्टर्ब होती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, जिसमें विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, आयरन है, बायोटिन है, और प्रोटीन है, जिंक है। इन सारी चीज़ों की डिफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है। पानी का इस्तेमाल अगर हम प्रॉपर नहीं करते, पानी कम पीते हैं तो भी हेयर फॉल होता है। अब आ जाते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स। हार्मोनल प्रॉब्लम्स बाज़ स्टेजेस आती हैं जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं या हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे चाइल्ड बर्थ है, जब बच्चों की पैदाइश होती है तो माँओं के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इवोशन है, तब हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो भी हेयर फॉल होता है। और मेनोपॉज की स्टेज में भी हेयर फॉल होने लगता है।
तो इसी तरह थायराइड का अगर प्रॉब्लम है, थायराइड डिसऑर्डर है, तो भी हेयर फॉल होता है। अब हम बात करते हैं जो है इसकी मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स में आपने देखा होगा कि एंटी कैंसरस जो मेडिसिन होती हैं या कीमोथेरेपी जो होती है, उसमें पूरी बॉडी के हेयर्स जो है ना फॉल होना शुरू हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर बाद में आ भी जाते हैं काफ़ी लंबे गैप के बाद। तो इसी तरह से अगर इन्फेक्शन की मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत लंबे अरसे तक कर रहे हैं, तो भी हेयर फॉल होने लगेगा। आपने देखा होगा कि टाइफाइड के बाद अक्सर लोगों का हेयर फॉल हो जाता है, ज़्यादातर लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। या स्किन की जो डिजीज़ेज़ हैं जिसकी वजह से हेयर रूट्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, तब भी हेयर फॉल होता है। अगर वहाँ किसी स्किन प्रॉब्लम की वजह से स्कार बन जाए तो भी हेयर फॉल होता है, हेयर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी डिजीज़ेज़। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हेयर्स की टाइप हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो टेलोजिन इफोलियम जो है, इसमें जो बाल हैं आपके पूरे बाल गिरते हैं। ये जो है मतलब टेलोजिन इफोलियम ये सीवियर हेयर लॉस है। सीवियर हेयर लॉस है, इसमें आपके नॉर्मल जो रूटीन है उससे ज़्यादा बाल गिरेंगे, पूरे सर के बाल गिरेंगे। इसमें ये है कि आप जो है अपने मतलब डाइट को देखें। अगर डाइट आप अपनी मैनेज कर लेते हैं, अच्छी डाइट लेना शुरू हो जाते हैं, तो ये हेयर्स जो है वापस आपके मतलब हेयर फॉल रुक सकता है। इसमें ये है आपका कि आप जो है अपनी डाइट को मैनेज करें, न्यूट्रिशंस प्रॉपर लें, पानी का इस्तेमाल सही करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और जैसे ही आप अपनी न्यूट्रिशंस अच्छी करेंगे, इसी तरह अपने आप एक्सरसाइज़ को अगर आप एक्सरसाइज़ करेंगे, न्यूट्रिशन बेहतर करेंगे, तो इसमें हेयर फॉल में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर रूट डैमेज नहीं होती, जहाँ-जहाँ से बाल गिरता है वहीं उसी जगह से बाल दोबारा वापस आ जाता है। तो इसी में आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम कुछ रूटीन में चेंजेस ले आएँ या कुछ सिंपल जो है चीज़ों में चेंजेस लाकर हम अपनी रूटीन्स को बेहतर बनाकर अपने हेयर फॉल्स को रोक सकते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या आप चाहते हैं कि आप हेयर फॉल से बच जाएँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप उसको अपनी रूटीन में लाएँगे तो आप हेयर फॉल से बच सकते हैं। उसमें तरीक़ाकार क्या है कि आप नहाने से पहले आधा घंटा पहले अपने बालों में अच्छी तरीके से ऑयल से मसाज करें। आप ऑयल को कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक लगाकर छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा हम ऑयल को लगाकर छोड़ देते हैं तो हमारे एक लेयर बन जाती है, जो पोर्स होते हैं उनको क्लोज़ कर देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नीचे जड़ों तक नहीं जा पाती और फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोगों को देखा होगा पूरी-पूरी रात ऑयल लगा हुआ होता है, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो आप कम से कम जो है आधा घंटा, नहाने से आधा घंटा पहले अपने सर में तेल से मसाज कर लें। ऑयल आप वो यूज़ करें जो आपको सूट करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही ऑयल यूज़ करना है। आपको कोकोनट सूट करता है वो यूज़ करें, आलमंड का सूट करता है वो यूज़ करें, जो भी ऑयल आपको सूट करता है आप वो इस्तेमाल करें। ऑयल को नीम गरम कर लें, नीम गरम करके आपने फिंगर टिप से पूरे स्कैल्प पे मसाज करना है। ऑयल का काम आपकी स्कैल्प पे है, आपकी हेयर लेंथ पे नहीं है। स्कैल्प पे अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। जब हम मसाज करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन से क्या होता है कि पोर्स ओपन होते हैं और इस तरह से जो है हमारे हेयर्स की जो रूट्स होती हैं वो नरिश हो जाती हैं। तो इस तरह से आप मसाज करके आपने आधे घंटे तक छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद आप अपने बालों को शैम्पू करेंगे। अब आपने शैम्पू कैसे करना है? हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट शैम्पू यूज़ कर लेते हैं। नहीं, आप शैम्पू को भी डाइल्यूट करेंगे। उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के आप जो भी शैम्पू यूज़ करें, उसमें पानी डाल के आप शैम्पू को डाइल्यूट करें। डाइल्यूट करके आप फिर शैम्पू यूज़ करेंगे। शैम्पू का काम भी आपकी स्कैल्प को क्लीन करना है। जो उससे झाग बनती है उससे फिर आप हेयर लेंथ को वॉश करें। हम क्या कर रहे होते हैं, हेयर लेंथ तो वॉश कर लेते हैं और जो स्कैल्प होती है वो हमारी क्लीन ही नहीं होती, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर हेयर फॉल नहीं होगा तो क्या होगा। तो स्कैल्प को आपने अच्छी तरीके से क्लीन करना है और जो झाग बन रही है उससे आपने हेयर लेंथ को वॉश करना है। और शैम्पू जब यूज़ करें तो एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है।
अच्छा, शैम्पू करने का तरीका एक और भी है कि आप जल्दी जल्दी शैम्पू नहीं करेंगे, कम से कम 2 दिन का गैप आपने रखना ही रखना है। मस्ट है आपके लिए कि आप 2 दिन का गैप रखें। अच्छा, हमने पहले नहाने से आधा घंटा पहले ऑयलिंग कर ली, फिर हमने शैम्पू कर लिया, ठीक है, प्रॉपर मेथड के थ्रू। उसके बाद आप अपनी जो अगर लेंथ है, फीमेल में ज़ाहिर लंबे बाल होते हैं, लेंथ है, तो फिर आप अपने बालों में मास्क, सिल्की का मास्क आता है जिसको हेयर बाम भी कहा जाता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल को अगर आपको फ्रेश मिल जाता है द बेस्ट, फ्रेश नहीं है तो 90% एलोवेरा जेल मिलता है बाज़ार से, वो आप ले सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें, ब्लेंड करके आप उसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपल आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जो हेड का हिस्सा छोड़ के नीचे जो लेंथ है उस पर उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करके छोड़ देना है। 5 से 15 मिनट तक आप उसे छोड़ सकते हैं। 5 से 15 मिनट तक छोड़ने के बाद आप उसे सिंपल पानी से रेन आउट कर लेंगे, यानी आपने सिंपल पानी से वॉश कर लेना है, शैम्पू वैम्पू दोबारा नहीं यूज़ करना। इस तरह से क्या होगा कि हमारे बाल नरिश भी हो गए, शाइनी भी हो गए, स्मूथ भी हो गए। ये तरीक़ाकार होता है। आप कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा ऑयलिंग कर सकते हैं। इसी तरह 2 दिन का गैप रख के आप शैम्पू यूज़ करें। इसी तरह से अपने बालों की केयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये हेयर फॉल रुक सकता है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं टाइप्स जो हैं हेयर फॉल की। केराटिन एफोलियम के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद जैसे है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में क्या होता है कि हार्मोन, जैसे एंड्रो के नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि हार्मोन्स की वजह से ये जो है ना हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं फीमेल में, ख़ासतौर पे मेल हार्मोन जब बढ़ जाता है तो इसमें हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं। और ये अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो भी ऐसा होता है। इसमें बाल क्या होता है, पतला होना शुरू हो जाएगा, बाल कम होना शुरू हो जाएंगे और फिर इस तरह से बाल गिरना शुरू हो जाएगा इसमें। फिर आ जाते हैं एलोपेशिया एरेटा पे। एलोपेशिया जो है उसमें क्या होगा कि उसमें एक क्वीन लाइक, यानी कि बिल्कुल गोल दायरे की तरह का, सिक्के की तरह का निशान बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह का हेयर फॉल होता है। और वो ये है कि वहाँ इसमें बाल जो है आपका जड़ से चला जाता है। बाल जड़ से जाएगा तो बाल मुश्किल से आता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो है ना खुद से भी मतलब आ जाते हैं दोबारा वापस बाल। इसको जो है ना क्रॉनिक रिप्लेसिंग डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रॉनिक मतलब लंबी चलने वाली, रिप्लेसिंग दोबारा वापस आ जाने वाला, ये इस टाइप की डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स को खाना शुरू हो जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी बॉडी से खुद भी समझ ले जन्म लेता है और आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही वापस रिप्लेस भी हो जाता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट लेने की वजह ये होती है कि इसमें पेशेंट पे थोड़े से साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट आते हैं। पेशेंट अपने आप को लूज़ कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, इसलिए पेशेंट ट्रीटमेंट की तरफ भागता है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें पेशेंट्स के नेल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। 20% लोग ऐसे होते हैं जिसमें नेल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है बाज़ लोग मेंटल मतलब स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर के बाल ही ऐसे इस तरह से जाएँ, ये जो है आपके आईब्रो के भी बाल जा सकते हैं, इस तरह से आईलैशेस के भी बाल जा सकते हैं। इसमें बाल जो है, जो स्कैल्प होती है वहाँ से पतला हो जाता है, और जो बाहर का बाल होता है जिसको हम हेयर शिफ्ट कहते हैं, वो उस एरिया का बाल मोटा होता है। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ील होती, कुछ भी नहीं फ़ील होता, लेकिन जब पैचेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट को लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में वैसे तो खैर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, स्प्रे हैं, हेयर ऑयल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाज़ार में हैं, और पीआरपी है आपका, और इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट है। लेकिन हम चूँकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अगर बंचेस की शक्ल में बाल जा रहे हैं तो आप फास्फोरस 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बंचेस की शक्ल में बाल जा रहे हैं। इसी तरह जबरांडी क्यू है, जबरांडी क्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरांडी क्यू अगर आप कोकोनट ऑयल में मिलाकर अच्छी तरह से अपने बालों में, सर की जड़ों में एब्जॉर्ब करवाएंगे, मसाज करेंगे,
तो ये जो है ना हमारी रूट्स तक जाएगी और बहुत अच्छा काम करेगी, हेयर फॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट दिखाएगी। अनिका क्यू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीपिया क्यू है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह सब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, सबको पता है कि साइन सिम्टम्स किस तरह से लेने हैं, क्या हमें मेडिसिन डायग्नोज करनी है। मैं यहाँ जस्ट आपको मेडिसिन के नाम बता रही हूँ। और आप पेसिलिनम है, ट्यूबरक्लिनम है, अगर बिलफर स्किन प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है तो आप ये मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टेस्टों की तरफ। बिलफर्स यहाँ अगर हमें जो है कोई टेस्ट करवाने हैं तो आप थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे, इसी तरह न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी का B12 का टेस्ट करवाएंगे, विटामिन D3 का टेस्ट करवाएंगे, आयरन चीज़ों की डिफिशिएंसी तो नहीं है। आपको कैसा लगा? मुझे इतनी देर सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।